तो देख लो 11वीं के मात्र यहाँ पे चैप्टर्स हैं और ये सारे चैप्टर 12वीं के हैं। तो हम खाली इतने से सही करने के चक्कर में इतने सारे क्यों खराब करें। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में, एक ऐसी परेशानी के बारे में जो कि 11वीं के हर एक बच्चे के सामने इस समय आके खड़ी हुई है। अभी मैं यार रिसेंटली क्लास 10th के बच्चों से मिलने गया था उनके बोर्ड के बाद, तो वहां पे काफी 11वीं के बच्चे आए हुए थे और मैक्सिमम बच्चों का सेम यही डाउट था कि भैया जब 11वीं शुरू करी थी तब तो बड़ी धूमधाम से शुरू करी थी, हर एक सवाल हो जाता था, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे थे, टेस्ट में भी नंबर आ रहे थे, डीपीपी भी हो जाती थी, होमवर्क भी पूरा हो जाता था। पर इस समय अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो सारे ऐसे लगते हैं कि भाई इस चैप्टर में ये वाली कॉन्सेप्ट मेरे को आता नहीं है, ये वाला चैप्टर पूरा ही बर्बाद पड़ा है, ये वाला चैप्टर मैं भूल चुका हूं, ये वाले चैप्टर से अब सवाल होते ही नहीं है, डर लगता है देखने में, टेस्ट में भी कम नंबर आ रहे हैं। ये सवाल उन बच्चों के थे जो मेरे को वहां पे मिले और मेरे को लग रहा है कि इस समय मैक्सिमम बच्चों के ये क्वेश्चंस होंगे कि भैया ऐसा लग रहा है कि 11वीं बर्बाद हो चुकी है, अब कुछ ऐसा बता दो जिससे कि हम उसको संवार सकें। सबसे पहली चीज ये है कि मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरी भी पूरी 11वीं बर्बाद थी और मैं तो शायद तुमसे भी बहुत बुरी हालत में था, मैं तो डिप्रेशन वगैरह में पहुंच गया था, गंजा हो गया था, शायद आप सभी को पता भी हो, मैंने बताया था। अगर मैं अपनी 11वीं संवार सकता हूं तो तुम भी संवार सकते हो। पॉइंट ये है कि इस समय ना अब तुम्हें थोड़ा सा प्लान स्ट्रक्चर से चलना पड़ेगा, कुछ प्लान स्ट्रेटेजी तुम्हें समझानी पड़ेगी मेरे को। मैंने यार अराउंड 4 घंटे लगे हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए, डिटेल्ड हर एक चीज मैं तुम्हें समझाऊंगा। कुछ ब्लंडर्स हैं जो कि तुम 12वीं में घुसने से पहले ना करो, वो सब चीजें यहां पे मैं बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना यार। जितना भी टाइम इस वीडियो में लगेगा मेरे को नहीं पता 20 मिनट की बनेगी, 25 मिनट की बनेगी, 30 मिनट की बनेगी, बट एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें हर एक चीज इसके बाद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना यार। अराउंड नवंबर दिसंबर का टाइम था जब हमारे क्या हो रहे थे ना, कोचिंग में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था और वो रेगुलर टेस्ट लेना शुरू कर दिया था। यही होता है कि भाई पूरा एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तो 6-7 टेस्ट लेते हैं फुल सिलेबस का। तो जब उन्होंने 6-7 टेस्ट लिए, मैंने देखा भाई मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, उससे मैंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई मेरी 11वीं हो चुकी है बर्बाद, अब मेरे से 11वीं के सवाल नहीं होने वाले। ये मेरा कंक्लूजन था मेरे टाइम पे नवंबर दिसंबर में। मैंने एक चीज समझी कि यार देखो जैसे भी 11वीं गई ठीक है, अब जो 12वीं है ना उसको 11वीं की तरह नहीं निकालना, मतलब कि उस स्ट्रेटेजी से नहीं पढ़ना जिस स्ट्रेटेजी से मैं 11वीं में पढ़ता था। कुछ अलग चीज मेरे को समझनी पड़ेगी और कुछ कुछ चीजें और भी मेरे को एडिशनल करनी पड़ेगी जिससे कि मेरी 12वीं वैसी ना रहे जैसी मेरी 11वीं रही। तो सबसे पहला काम मैंने ये करा कि भाई देखो, ये चीज मैंने आप सभी को पहले भी बता रखी है, मैंने सबसे पहले कुछ टॉपर्स को एनालाइज करा, कुछ टॉपर्स को ऐसे ऐसे मतलब देखा कि भाई ये क्या चीज ऐसी अलग कर रहे हैं जो कि मैं नहीं कर रहा हूं, जो एक एवरेज बच्चा है, ये कौन कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं जो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ये कौन सी तरह से नोट्स रिवाइज कर रहे हैं जिस तरह से मैं नहीं कर रहा हूं। ये सब चीज मैंने उनसे पहले एनालाइज करी कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तब मैंने उसको अपनी 12वीं में डालना स्टार्ट करा, उसको मैंने अपनी 12वीं में डालना स्टार्ट करा। ये सब चीजें जैसे भी मैंने एनालाइज करी थी वो सब इस वीडियो के दौरान भी मैं आपको समझाऊंगा, बट अगर आपको डिटेल में समझनी है ना तो ये एक वीडियो है जो कि चैनल पर डली हुई है, ये वाली प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ स्मार्ट वर्क। हम सभी क्या करते हैं, हम गधों की तरह हार्ड वर्क करते रहते हैं। एवरेज जितना भी बच्चे एवरेज हैं वो सारे क्या करेंगे, भाई ये भी रट लो, ये भी रट लो, यहां से भी याद कर लो, यहां से भी याद कर लो, पर कोई भी स्मार्ट तरीका नहीं होगा, एक पूरा स्ट्रीमलाइंड तरीका नहीं होगा। वो तरीका क्या है वो इस वीडियो में समझा रखा है। 23 मिनट की वीडियो है, 32 लाख बच्चों ने, 33 लाख बच्चों ने देख रखी है और इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो के दौरान मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला काम मैंने ये करा। दूसरा काम मैंने क्या करा, मैं जाके अपने गॉड भैया से मिला। गॉड भैया क्या था ना यार, मैं आपको ये पहली बार बता रहा हूं। हमारा हॉस्टल जो था, जो कि जिस हॉस्टल में मैं 12th में था, उस हॉस्टल में एक भैया आए थे जो कि बिल्कुल उनका जेई मेंस आने वाला था, 1-2 महीने के लिए उन्हें हॉस्टल चाहिए था, तो वो हमारे हॉस्टल में आए थे। वो उस समय अपने हमारी कोचिंग के बेस्ट बैच में थे और इस समय वो आईटी खड़गपुर में है। उन भैया, जैसे मैं तुम्हारे लिए भैया हूं ना, तो वैसे ही मैं मेरे लिए भैया थे। मैंने उनके पास गया, मैंने कहा भैया देखो 11वीं तो हो चुकी है बर्बाद, कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कि 11वीं में हैं जो मेरे को मस्ट है करने, जिसके बिना मेरी 11वीं नहीं संवर सकती, मेरे को वो बता दो। सबसे पहले तो कि वो 11वीं के चैप्टर जिनकी वेटेज थोड़ी ज्यादा है वो वाले बता दो और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मेरे को भैया कुछ ऐसी चीजें बताऊं जो कि मैं 12th में जाने से पहले दिमाग में रखूं जिससे कि मेरी 12th सही रहे। और साथ ही साथ मेरे को ये बताओ कि 11वीं के कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि 12वीं में यूज हो सकते हैं। 11वीं के कुछ कुछ चैप्टर्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो कि 12वीं में यूज हो सकते हैं, जिससे कि मैं उन चैप्टर्स को भी अच्छे से कर लूं। तो उन भैया ने ना मेरे को एक चार्ट बना के दिया, एक ग्राफ बना के दिया, जो ग्राफ मैं आप सभी के सामने यहाँ पे रख रहा हूं। ये गोल्डन ग्राफ है, मतलब ये एक बंदे को पूरी एक क्लियरिटी दे सकता है, एक पूरी हर एक तरह से तुम ये मान सकते हो गॉड है ये चीज। गॉड भैया की गॉड चीज ये थी जो उन्होंने मेरे को दिखाई। तो सबसे पहली चीज हमें ये ग्राफ को मैं समझा देता हूं तुम्हें। ये फिजिक्स के लिए है, ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए बताऊंगा, ऐसे ही मैथ्स के लिए बताऊंगा, तो ध्यान से समझते रहना। ग्राफ के एक्स एक्सिस पे है वेटेज,
वेटेज मतलब ये जो चैप्टर्स हैं ये लो वेटेज वाले हैं, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये हाई वेटेज वाले हैं, ठीक है, इधर लो है इधर हाई है। ऐसे अगर मैं वाई एक्सेस की बात करूं तो इधर है तुम्हारा इनपुट, इनपुट मतलब कितनी मेहनत लगेगी उस चैप्टर को करने में। तो ये जो है ये सारे चैप्टर्स लो वेटेज वाले हैं, मतलब लो इनपुट वाले हैं, मतलब कि कम मेहनत लगेगी, और ये वाले चैप्टर्स जो हैं ये सारे हाई इनपुट वाले हैं, मतलब इनमें ज्यादा मेहनत लगेगी। तो अगर मैं इस वाले सेगमेंट की बात करूं तो इसमें वेटेज कम है और इसमें मेहनत भी कम है, मतलब कि कम मेहनत है पर वेटेज भी कम है। तो ये तो ऐसा सेगमेंट है जो कि बिल्कुल तुम्हें मान लो कि हमें बहुत कम करना है, जिससे कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इस वाले सेक्शन में आए तो इसका तुम्हारा जो इनपुट है मतलब कि आसान चैप्टर्स हैं और इनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, ये गोल्डन है, ठीक है, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन जिसमें मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है और इसकी वेटेज भी ज्यादा है। तो तुम एक मान सकते हो कि इस ग्राफ में ये वाला जो सारा पोर्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले पोर्शन की बात करूं तो इसमें मेहनत तो बहुत ज्यादा लगेगी पर इसका वेटेज बहुत कम है, तो फिर हम ये वाले चैप्टर करें क्यों, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें छोड़ के जाने हैं, इसका मतलब ये है कि हमें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, इन सारे चैप्टर्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। मतलब कि इस अगर पूरे चार्ट को मैं तुम्हें समझाऊं तो 11वीं के जो तुम्हारे सामने चैप्टर जो तुमने कर रखे हैं उनमें काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन, यूनिट मेजरमेंट, वर्क पावर एनर्जी, फ्लूइड्स, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं इनके ज्यादा वेटेज नहीं है, और ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो 11वीं की स्टार्टिंग में आते हैं। इस ग्राफ से एक बहुत बड़ा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जब तुमने 11वीं स्टार्ट करी थी काइनेमेटिक्स से और रोटेशन तक जब तुम गए थे, वो वाला जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन ज्यादा पूछा नहीं जाता, और यही वाला पोर्शन सबसे ज्यादा टफ है, इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इसी को देख के हम ये निष्कर्ष निकाल रहे थे कि हमारी 11वीं बर्बाद है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भैया ने, जो गॉड भैया थे, उन्होंने ये चीज बताई कि ये जो पोर्शन है ना ये सबसे ज्यादा टफ है, और बच्चे इसी को फिजिक्स मान लेते हैं कि भाई ये जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है ना बस यही फिजिक्स है। बट असली में जो मेन फिजिक्स है वो शुरू होती है तुम्हारी ग्रेविटेशन के बाद से। ग्रेविटेशन हो गया, साउंड वेव्स हो गया, केटीजी थर्मोडायनामिक्स हो गया, स्ट्रिंग वेव्स हो गया, एसएचएम हो गई, ये सारी जो चीजें हैं ये मेन फिजिक्स है और जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, और ये रिलेटिवली बहुत ज्यादा आसान भी है। ये आपकी चल रही होंगी शायद इस समय साउंड वेव या फिर जो भी केटीजी थर्मोडायनामिक्स आपका चल रहा होगा, आप ये देख रहे होगे कि इनसे तो बहुत ही ज्यादा आसान है ये चीज और इनकी वेटेज भी ज्यादा है, तो क्यों ना हम इन पे ज्यादा फोकस करें। यहां पे आके हम ये जो है गलती कर देते हैं, जो मैंने भी करी थी। इस समय जिस समय ये सारे चैप्टर चल रहे थे मैं इनकी टेंशन लेके बैठा था कि यार ये तो मेरे को आते ही नहीं है, पर जब भैया ने मेरे को ये चीज दिखाई कि भाई देख ये चार्ट में एक चीज देख कि जो चैप्टर्स के लिए तू ज्यादा टेंशन ले रहा है वो सारे चैप्टर्स तो वेटेज ही नहीं रखते, ये रहे वो सारे चैप्टर्स, इतना दम तो इनमें लगाएगा और इनकी वेटेज बहुत कम है। साथ ही साथ अगर तो इन पे ज्यादा दम लगाएगा जो कि कम इनपुट ले रहे हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे, और साथ ही साथ तेरी वेटेज भी बहुत ज्यादा होगी, तो तू ज्यादा मार्क्स लेके आएगा। हमारा एंड गोल क्या है कि हमें जेईई में सिलेक्शन चाहिए, एम्स में जिसमें भी तुम चाहते हो सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन लेने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा नंबर चाहिए, तो हम क्यों ना इन सब पे फोकस करें जो कि हाई वेटेज वाले हैं। साथ ही साथ एक बात बहुत बढ़िया बताई उन्होंने ये कि देखो अब आते हैं 12वीं वाली बात पे कि भैया 12वीं कैसी रहेगी हमारी। 12वीं रहेगी तो बहुत ज्यादा आसान, जिस तरह से ये वाले चैप्टर्स है ना आसान आसान थ्योरेटिकल हैं, बहुत कम फॉर्मूले हैं, डालने पे थोड़ा दिमाग लगाने पे आंसर आ जाता है, ज्यादा हमें एफबीडी वगैरह नहीं बनाना होता, इसी तरह से तुम्हारी 12वीं है। बट 11th के जो चैप्टर्स है ना उनके फॉर्मूले तुम्हें अप्लाई करने आने चाहिए। मतलब कि इस पूरी जितनी भी मैंने रामकथा तुम्हें बताई फिजिक्स के लिए, उसका अगर मैं सार बताऊं तुम्हें तो वो ये है कि ये जो पार्ट है तुम्हारा जो कि आपका पहले हो रखा है, इस पार्ट में रोटेशन से पहले वाला, रोटेशन को भी इसमें इंक्लूड ही कर ले, इस पार्ट में जो ये चैप्टर्स है लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी और ये रोटेशन वाला पार्ट, इन सब पार्ट्स के ना बस आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए कि क्या क्या फॉर्मूलाज हैं उसमें और उन फॉर्मूलाज को कैसे आप अप्लाई करोगे। सिंपल, बहुत ज्यादा बेसिक जो सवाल होते हैं ना कि एफबीडी बना दिया आपने, सर्कुलर मोशन में टेंशन निकालनी सीख गए आप, उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो सारे सीख लिए, रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये सब चीजें आपको बस फॉर्मूले पता होने चाहिए कि भाई इस फॉर्मूले को ऐसे हम अप्लाई करेंगे बस, जो कि एक वन शॉट वीडियो में भी आप बहुत आराम से समझ सकते हो, एक वन शॉट वीडियो में भी आप बहुत आराम से समझ सकते हो। तो आपको इनमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि भाई हमारी जो हाई लेवल प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, उनके क्वेश्चन करो, नहीं, इन चैप्टर्स को तुम सामने लिख लो भाई, पेज के सामने पेज लगा लो सामने कि ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि इस तरफ अभी मैं दिखाऊंगा ग्राफ में, उन चैप्टर्स के तुम्हें मात्र बस इतना पता होना चाहिए 11वीं में कि कैसे इसके फॉर्मूले अप्लाई होने हैं, बस इससे ज्यादा हमें नहीं आना, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है करने की। रोटेशन के जो सवाल हैं जो कि आप जेईई एडवांस में देखते हो आते हैं, वो मैक्सिमम बच्चों से नहीं होते। ये एक कड़वी सच्चाई है, अभी तक तुम समझ गए होंगे, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूं। वो वाले सवाल ज्यादातर बच्चों से नहीं होते, जो हाई लेवल बंदा है वो कर लेगा, पर एक एवरेज बच्चे की अगर मेरी बात करूं तो मेरे से भी नहीं होते।
तो हम क्यों उन पे ज्यादा फोकस करें? हमें सिंपल इतना पता होना चाहिए कि भाई रोटेशन में ये चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है और इसके ये फॉर्मूले और इसको ऐसे आप अप्लाई करेंगे, बस हमें इतना आना चाहिए। बट जो तुम्हारे बाद वाले चैप्टर्स हैं, ये वाले जो आपके ग्रेविटेशन के आगे से शुरू होते हैं, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये रिलेटिवली बहुत ज्यादा आसान है, तो इसको हमें बहुत ज्यादा कंठस्थ करना है। तो अगर मैं वापस इसी ग्राफ पे आऊं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो इसमें मैं चारों सेक्शंस को अलग अलग समझाता हूं कि हमें क्या क्या चीजें करनी है चारों सेक्शन को करने के लिए, कैसे कैसे कौन कौन से रिसोर्सेज हमें यूज करने हैं। अगर मैं बात करूं इन दो सेक्शन की जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है और ये रिलेटिवली थोड़े आसान भी हैं, अगर मैं इनकी बात करूं ना, आपके रोटेशन मोशन हो सके तो कर लेना, नहीं तो ज्यादा हमें इसमें डीप नहीं जाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर्स, ये सारे आपके 12th में आएंगे। ये मुश्किल नहीं है, ये लेंथी है, ठीक है। इसका मतलब इनपुट का मतलब ये है कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हें, लेंथी है ये, पर ये हो सकते हैं। तो इसको और इसको, ये जितने भी चैप्टर्स यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं, इनको अपनी शीट पे लिख लेना एक, और इन सबको अच्छे से आपको करना है। क्या क्या इसमें करना है हमें? सबसे पहली चीज ये है कि आप जो भी कोचिंग में पढ़ते हो या फिर आप ऑनलाइन कहीं पे भी फ्री में पढ़ रहे हो, तो आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे, तो वो नोट्स आपको रटे होने चाहिए। रटे मतलब एक एक पेज का एक एक वर्ड तुम्हें पता होना चाहिए कहां पे लिखा है। ऐसा होता है, अभी तक तुम समझ गए होगे, 11वीं पूरी निकल चुकी है। सबसे पहली चीज है नोट्स हमें कंठस्थ होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि भाई जो भी तुम शीट या फिर डीपीपी या फिर जो भी चीज तुम्हें मिलती होगी, शीट होगी, मॉड्यूल हो गई, वो शीट और मॉड्यूल का एक एक सवाल का सॉल्यूशन तुम्हें खुद आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उस शीट का हर एक सॉल्यूशन तुम्हारे पास किसी ना किसी कॉपी में लिखा हो। कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं छोड़ना है। हर एक तुम्हें जो भी तुम कोचिंग में जा रहे हो ना यार, उस पर भरोसा करो, वो तुम्हें आईआईटी में सिलेक्शन या फिर एम्स में या फिर यहां पे भी आप जाना चाहते हो वहां पे सिलेक्शन दिला सकता है। उनके मटेरियल में दम होता है, मटेरियल सारे सेम होते हैं हर कोचिंग के, ठीक है। हर एक में घुमा घुमा के सारे सवाल एक ही होते हैं। पॉइंट ये बनता है कि क्या तुम उसे कर रहे हो। दो बच्चे लड़ रहे हैं कि भाई मेरी कोचिंग का मटेरियल अच्छा है, मेरी कोचिंग का मटेरियल अच्छा है। अबे तू कर भी रहा है उसे। कोचिंग का मटेरियल अच्छा होने से क्या होता है, जब तक तू उसे खुद सॉल्व नहीं करेगा। तो पॉइंट ये है कि जो भी मटेरियल तुम्हारे पास सामने है, जो भी तुम कोचिंग में पढ़ते हो, वहां के मटेरियल तुम सारे सॉल्व करो। इन सारे चैप्टर्स के एक एक सवाल तुम्हें आ जाना चाहिए, तब तुम इस चैप्टर को मान लोगे तुम्हें अच्छे से आता है। फिर उसके बाद तीसरा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा डीपीपी, रेगुलर आप करते रहो। बस इन तीन से अलावा आपको कहीं नहीं जाना। एक भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, कान खोल के सुन लो, एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है इन सारे चैप्टर्स के लिए। ये तीन भी अगर तुमने ढंग से कर लिए ना, अरे तुम 98% बच्चों से ऊपर बैठे होगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ये हो गई इन चैप्टर्स के लिए। अब आते हैं भैया इन चैप्टर्स के लिए कि ये वाले जो चैप्टर है जिनका जो ज्यादा हाई इनपुट वाले हैं और लो वेटेज वाले हैं, और साथ ही साथ जो लो वेटेज वाले हैं और लो इनपुट वाले हैं, इन चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी मात्र तुम्हें बस वन शॉट वीडियो आनी चाहिए। वन शॉट वीडियो तुमने एक बार देख ली, इसके फॉर्मूले कैसे अप्लाई होते हैं वो फॉर्मूला अप्लाई करना तुम्हें आ गया। इससे ज्यादा तुम्हें इसमें नहीं करना, इससे ज्यादा तुम्हें इसमें नहीं करना, इसमें ज्यादा डीप नहीं जाना, इसमें सारी शीट के सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कर रखी है वेल एंड गुड, बट अब इस समय टाइम नहीं है कि हम सारे सवाल सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, सारे के अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स देख लो, वन शॉट मत देखो। पर अगर नोट्स नहीं है तो आप वन शॉट देख सकते हो। आपने वन शॉट देखी, सारे फॉर्मूले आपको पता चल गए। उन फॉर्मूला को बेसिक सवाल में, छोटे छोटे जो एक एक 2 नंबर के सवाल होते हैं, उनमें अप्लाई कैसे कर लिया, ये अगर आ गया तो तुम ये मान लो तुम्हारी 11वीं सवर गई है। क्या मेरी समझ में आई बात? इन चैप्टर्स में अगर तुमने इतना कर लिया तो तुम समझ लो तुम्हारी 11वीं सवर गई है। और ये वाले जो चैप्टर्स है 11वीं वाले, रोटेशन मोशन को यहां से तुम इसके पे स्टार मार देता हूं, जरूरी नहीं है, बेसिक कर लो तब भी बहुत है। पर यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें निकालना आना चाहिए, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, केटीजी थर्मो, ग्रेविटेशन, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ये अच्छे से आने चाहिए और ये आसान भी हैं, आराम से कर लोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ये हो गई हमारी फिजिक्स की बात, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया तुम्हें कि तुम्हारा 12वीं में क्या चीजें काम में आएंगी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तुम्हें 12वीं बहुत ज्यादा आसान लगने वाली है रिलेटिवली, जितना अभी तक तुम्हारे सामने बोझ गया है, बट तुम्हें 11वीं के फॉर्मूले अप्लाई करने आने चाहिए। ये बात हो गई हमारी फिजिक्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं मैथ्स पे। जो कि बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए, यार बायो के लिए मेरे को ज्यादा नहीं पता है, ठीक है, तो मैं बायो के लिए आपको नहीं बता सकता। आप किसी दोस्त वोस्त से या फिर कोई गॉड भैया आप समझ लो, वहां से ले लो। आगे मैं केमिस्ट्री की बताऊंगा तो आप वहां स्किप कर सकते हो, जो कि पीसीबी वाले बच्चे हैं। तो अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो देखो फिर सेम वही बात आ गई, हमें फोकस किस पे करना है, इन सब चैप्टर्स पे जो कि एक हाई वेटेज रखते हैं और लो इनपुट वाले हैं। यहां पे भी ये इनपुट लो है, इनपुट हाई है इनका। इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब ये नहीं है कि मुश्किल है, इनपुट का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर्स हैं इनमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़े से ये ज्यादा लेंदी है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये थोड़े से ज्यादा लेंदी है। इनमें अगर मैं 11वीं की बात करूं, वो चैप्टर्स
सबसे पहले 11वीं में आपके ये समझ लो, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, सीक्वेंस सीरीज। शुरू के बारे में बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, ये सारे हो गए आपके अलजेब्रा वाले। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं आपकी कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सारे ऐसे चैप्टर्स है जो कि आसान है करने और इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे मैथ्स की कंक्लूजन की, तो मैथ्स का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि देखो भाई 11वीं की तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे जो गॉड भैया थे ना, उन्होंने एक लाइन बोली थी मेरे सामने, अगर तूने 11वीं में मैथ्स में सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर ली तो तू ये समझ ले तू 11वीं सवार ली है तूने, तू 11वीं में बहुत अच्छा है खाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने से। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। खाली अगर तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करो जिसमें कि स्ट्रेट लाइन आता है, सर्कल आता है, कोनिक सेक्शन आता है, ये सारे जो चैप्टर्स है ना, ये सारे चैप्टर्स की इतनी ज्यादा वेटेज है और ये बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ तुम्हें दिमाग लगाना होता है, कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें रटने होते हैं, उन्हीं फॉर्मूले से सब चीज हो जाती है। तो सबसे पहली चीज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर तुम्हें 11वीं में कुछ नहीं आता मैथ्स में, सबसे पहला चीज उठाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक एक चैप्टर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये पीछे किसी से लिंक भी नहीं है कि भाई अलजेब्रा वगैरह से लिंक हो, नहीं, बहुत आसान है, बिल्कुल ही अलग, एक अलग ही सेगमेंट है, एक अलग ही दुनिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो ये चीजें तुम्हें कर लेनी है। दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आना चाहिए तुम्हें। बेसिक मतलब वही जो मैंने बोला कि फॉर्मूला सारे पता होने चाहिए और फॉर्मूला कहां पे अप्लाई होते हैं। बेसिक सवाल, बेसिक सवाल तो के लिए तुम क्या कर सकते हो, आर.डी. शर्मा कर सकते हो इसकी। अगर तुम्हारे पास कोई मॉड्यूल नहीं है तो मॉड्यूल है तो वही करो, वरना तुम आर.डी. शर्मा कर सकते हो। इस पॉइंट तक आर.डी. शर्मा आसान लगने लग गई होगी, है ना, मुश्किल नहीं लगेगी। 10th में मुश्किल लगती थी, अब तो बहुत हलवा सी लग रही होगी। तो बेसिक फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना आना चाहिए, वो आर.डी. शर्मा बहुत अच्छे से समझा देगी। तो तुम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कर लो, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। ये फॉर्मूले हैं सारे रट लिए। क्यों भैया ये क्यों करनी है हमें? क्योंकि अगर तुम 12वीं में जब जाओगे और जब तुम्हारी 12वीं में कैलकुलस शुरू होगी तो वो पूरी कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री यूज होने वाली है। 12वीं आधी पूरी कैलकुलस है, ठीक है। 12वीं में 2 पार्ट आते हैं। 12वीं में शुरू में 3D आएगा, वेक्टर्स आएगा, फिर तुम्हारा प्रोबेबिलिटी आएगा और फिर उसके बाद पूरा का पूरा कोनिक तुम्हारा कैलकुलस शुरू हो जाता है। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन हो गया, तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया, है ना, ये सब चीजें, इन सब में ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है और इन सब में तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होने वाला है। बहुत ज्यादा बड़ा वाला यूज नहीं होगा कि भाई बहुत बड़े बड़े सवाल आने चाहिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के जो हाई लेवल होते हैं, नहीं, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला है, कैसे उसे अप्लाई करना है। तो ये चैप्टर हो गए तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले, इसको अच्छे से कर लो, इसकी पूरी शीट कर लो, पूरे एक एक सॉल्यूशन तुम्हें आना चाहिए शीट का, है ना, जो भी तुम्हारी मॉड्यूल वगैरह होती है। इसके लिए तुम सिर्फ बेसिक कर लोगे और साथ ही साथ तुम्हें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है ये भी अच्छे से आना चाहिए। ये एक ऐसा गोल्ड चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके सवाल तुम देख के कर सकते हो, जिसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तुमने देखा होगा, करे होंगे, तो इसमें कैलकुलेशन नहीं होती, इसमें दिमाग नहीं लगा, इसमें ये नहीं है कि पन्ने भरने या फिर बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स करनी है, नहीं, सिंपल है, दिमाग लगाओ, एक लाइन में सोल्यूशन आ जाएगा। इससे आसान चैप्टर, इससे बढ़िया चैप्टर पूरी 11वीं में नहीं मिलेगा, पूरी मैथ्स में नहीं मिलेगा। मैं जब टेस्ट में जाता था ना करने, तो सबसे पहले मैं यही देखता था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के और प्रोबेबिलिटी के सवाल उठा लो, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जैसी ही प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको ये नहीं आई तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाओगे। ये 10वीं वाली प्रोबेबिलिटी नहीं है कि अपॉन में कर दिया और आंसर आ गया, नहीं, बहुत अलग प्रोबेबिलिटी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये क्यूमुलेटिव बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, टेस्ट पेपर में जाके प्रोबेबिलिटी के सवाल उठा लो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल उठा लो, 5 मिनट में सारे सवाल कर दिए, हो गया, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना, कहीं से भी पढ़ो, जहां से भी तुम्हें समझ में आ रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से करना है और उसी से रिलेटेड होगी प्रोबेबिलिटी, इसलिए इसको 11वीं में अच्छा कर लेना। तो ये 3 चीजें हैं जो कि हमें 11वीं में अच्छे से आनी चाहिए अपने आगे कंटिन्यू करने के लिए, जिससे कि हम ये बोल सके कि हमारी 11वीं बर्बाद नहीं है, हमारी 11वीं सवर चुकी है, ठीक है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर कुछ भी करना है तो आप इसके लिए इसका वाला का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है आपका मैथ्स का ग्राफ, ठीक है। इसमें भी आप यही देख सकते हो कि इन सारे चैप्टर्स के लिए वही सेम बात है, नोट्स आपको आने चाहिए, आपको सारी शीट के सॉल्यूशन आने चाहिए इस वाले पार्ट के लिए। और इस वाले पार्ट के लिए अगर आप खाली एक 1 शॉट वीडियो भी देख लोगे, अगर इस वाले पार्ट के लिए आप खाली 1 शॉट वीडियो भी देख लोगे और सारे फॉर्मूला आपको अप्लाई करने आ गए, तब भी बहुत है, क्योंकि इसकी ज्यादा वेटेज नहीं है, पर इसका कहीं ना कहीं काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का आगे काम आएगा, तो इसलिए हमें आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ गई, ये रही, स्ट्रेट लाइन, सर्कल हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया, इसमें काम आएंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये आगे डेफिनेट इंटीग्रल में जो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसमें काम आएगी, तो इसलिए आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए। सेट्स एंड रिलेशन, ये आगे जाके आपको फंक्शन में काम आएगा, जो कि आपके 12th में आएगा। तो इसलिए ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनके अगर आप 1 शॉट देख के खाली फॉर्मूले भी याद कर लोगे तो भी बहुत है, डीप जाने की जरूरत हमें नहीं है। ये आ गई आपकी मैथ्स की बात। अब आगे हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। सेम वही चीज है, हाई वेटेज लो इनपुट, ये हाई वेटेज और थोड़े लेंदी।
अगर मैं बात करूं इन सभी चैप्टर्स में, तो देखो सबसे पहली चीज तुम्हें यह पता होनी चाहिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इनमें कुछ पे मैंने स्टार लगा रखा है, मोल कॉन्सेप्ट पे, नॉमेनक्लेचर पे, पीरियोडिक पे और एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, इन पे स्टार है। इनके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, ध्यान से समझना। देखो अगर मैं इसमें 11वीं की बात करूं, अभी वापस आएंगे उस ग्राफ पे, पहले इसे समझ लो। अगर मैं 11वीं की बात करूं तो तुम्हें सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह आ जाना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि इसी के ऊपर पूरी केमिस्ट्री डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट का तुम्हें बेसिक आना चाहिए, कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, कैसे मास, क्या मॉलिक्यूलर मास होता है, क्या होता है, ये सब बेसिक सवाल तुम्हें करने आने चाहिए। अभी तक शायद आ भी गए होंगे, तो ये आपको आना चाहिए 11वीं में। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी की पूरी सब बच्चों को ज्यादातर आसान लगती है, आपको भी आसान लग रही होगी। तो जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जो कि मैं अभी ग्राफ में दिखाऊंगा उस तरफ हैं, इस वाली पोर्शन में हाई वेटेज और लो इनपुट वाले, वो सारे आप कर लेना। ये दो चैप्टर जो है ना, केमिकल बॉन्डिंग और IUPAC नॉमेनक्लेचर, अगर आप पूरी 11वीं में मात्र इन दो चैप्टर को भी करके जा रहे हो और साथ में आपने फिजिकल केमिस्ट्री कर ली, आपकी 11वीं समझ जाएगी। ये गॉड भैया के वर्ड्स थे। केमिकल बॉन्डिंग अथाह सागर है, ठीक है। इससे इतने सवाल आने वाले हैं और ये आगे इतना ज्यादा यूज होने वाला है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। इसको और इसको बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से, मतलब एक एक सवाल आ जाना चाहिए। DPP में हो गए, आपके शीट हो गई, टेस्ट पेपर हो गए, जहां पे भी सवाल आ रहे हैं हर सवाल को अच्छे से सॉल्व कर लेना। पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कहां लग रहा है, क्या चीजें आपकी लग रही है, वो आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसकी रिवीजन की, मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि भैया IUPAC जो है शुरू में करी थी, अब तो याद ही नहीं है, तो इसका रिवीजन कैसे करें? क्या रिवीजन करने के लिए हम इसके नोट्स निकालें? बिल्कुल नहीं, नोट्स नहीं निकालने हमें। इन दो चैप्टर के लिए क्या करो, अभी से मात्र आप सुबह उठ के आधा घंटा दो, मात्र आधा घंटा देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस पे पूरी 12वीं डिपेंडेंट है। रिएक्शंस ही रिएक्शंस है पूरी 12वीं में, और उन रिएक्शंस में आपको ये नहीं कि आपको H2SO4 लिखा दिएगा, नहीं नहीं नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा होगा। आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला, इसका नेम क्या है। ये तो मैंने इनऑर्गेनिक पे पहुंच गया, ऑर्गेनिक में भी यही चीज है। आपको ये नहीं कि फिगर बना के दे देंगे कि ये बेंजीन है, नहीं, नाम लिखा होगा, नाम लिखा होगा और आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम बेंजीन है, ठीक है। नाम नहीं लिखा होगा, फॉर्मूला लिखा होगा। तो इसलिए आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए, साथ ही साथ केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका रिवीजन कैसे करना है? रोज सुबह आधे घंटे क्या करो, इसकी शीट उठा लो और इसकी शीट उठा लो और कोई भी रैंडम पन्ना उठा के उसमें से 5-5 सवाल ले लो। 5 सवाल आपने IUPAC के ले लिए, 5 सवाल आपने केमिकल बॉन्डिंग के ले लिए, और उनको अपने आप सॉल्व करो। हो गए, बहुत बढ़िया बात है। नहीं हो रहे उनमें से सवाल, तो उस वाले पेज को उठाओ नोट्स के और उसको रिवाइज कर लो। इस तरह से रिवीजन होगी। पूरे नोट्स उठा के, ये नहीं कि भाई आज मैं डेडिकेटेड 4 घंटे बैठूंगा और IUPAC याद करूंगा, IUPAC वापस रिवाइज करूंगा, ऐसे नहीं होने वाली। आपको क्या करना है, आपने इसकी शीट उठाई, इसकी शीट उठाई, सुबह दोनों में से कोई भी एक रैंडम पेज खोल लिया, रोज कोई भी एक रैंडम पेज खोला, 5 सवाल उठाए, 5 सवाल करे, हो रहे हैं ठीक है, नहीं हो रहे तो उसका जाके नोट्स में रिवाइज कर लिया। इस तरह से आप पूरी IUPAC और पूरी केमिकल बॉन्डिंग याद कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, क्योंकि IUPAC और केमिकल बॉन्डिंग आगे आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये नहीं आई तो आपकी 12वीं बहुत ज्यादा खराब जा सकती है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। वापस अगर हम ग्राफ में जाएं तो कुछ चीजें मेरे को यहाँ पे बतानी है आपको। सबसे पहला, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में, आपको यहाँ पे मैंने स्टार लगाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको नहीं आता है अभी फिजिकल केमिस्ट्री में, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिजिक्स में वापस आएगा यही चैप्टर, ठीक है। अभी तो केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में भी यही सेम चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के नाम से आता है। तो अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो जब आप फिजिक्स का पढ़ लोगे ना, आपको ये हलवा लगेगा, ठीक है। मेरे को भी नहीं आया था एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में, हमारे सर ने ये बोला था कोई बात नहीं छोड़ दे, फिजिक्स में आएगा 12th में, उस समय जब करेगा ना फिर वापस आके देखियो सारे सवाल कर देगा, और ऐसा हुआ था। तो इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी हमें। मोल कॉन्सेप्ट नॉमेनक्लेचर के बारे में जो बात थी, स्टार लगाया था, वो मैंने आपको बता दिया। आगे पीरियोडिक टेबल लो वेटेज रखता है, हाई इनपुट वाला है, बट ये आगे आपको काम बहुत आने वाला है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको भी अच्छे से करना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, ऐसे ही मेरे इस वाले तुम्हारा ये जो ग्राफ है इसमें एक्सेप्शंस है, तो इसलिए उनको ध्यान से समझना। ये वाले चैप्टर्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये वाले चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं। क्या चीज़ करनी है, आपको सारे नोट्स आने चाहिए, आपको पूरी की पूरी शीट आनी चाहिए, और साथ ही साथ आप रेगुलरली इसकी DPP करो। इससे अलावा आपको एक भी बुक लेने की जरूरत नहीं है इन सारे चैप्टर्स के लिए। जिन पे स्टार है उन पे ये करो, और जिन पे स्टार नहीं है उनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 शॉट वीडियोस पता होनी चाहिए कैसे, और इनके आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स ही हैं जो आपको काम आएंगे, आप पूरी की पूरी इतनी मोटी किताब नहीं उठा पाओगे एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका केमिस्ट्री के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपके लिए, 1-1 सेकंड के लिए मैं साइड हो जाऊंगा, सब चीज़ का आप ले सकते हो। आप केमिस्ट्री का भी स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। अब मैं पीछे वापस करता हूँ, ये आपका मैथ्स हो गया, ले लीजिए 1 2 3। अब अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो
ये मैं नीचे कर देता हूं। तो ये हो गया आपकी फिजिक्स का ग्राफ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, ठीक है। ये हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बायो के लिए आप किसी बायो वाले कोई आपका सीनियर हो तो आप उससे पूछ सकते हो कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज, इस तरह से ग्राफ उनके सामने रख देना और कह देना फिल कर दो, वो कर देगा, कोई भी सीनियर होगा तो, ठीक है। अब आते हैं हम आखिरी एक पॉइंट पे, जो कि है ये वाला, बिगेस्ट ब्लंडर्स जो आप 11वीं में के बाद जब 12वीं में जाओगे उससे पहले ना करो, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे करते हैं, आपको नहीं करने हैं। सबसे पहला बहुत बड़ा ब्लंडर है स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग। इसका मतलब भैया, इसका मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो 11वीं में उसने क्या करा कि अराउंड अगस्त या शायद अक्टूबर का महीना चल रहा था, उसने क्या कहा कि भाई देख मेरी 11वीं पूरी बर्बाद हो चुकी है और इस फलाना कोचिंग में क्या कर रहे हैं ना, वो एक वापस बैच चला रहे हैं जो कि 11वीं को शुरू से पढ़ाएगा, एक रिवीजन बैच चला रहे हैं, या फिर कोई भी एक स्टार्टिंग से 11वीं का बैच चला रहे हैं, या फिर एक ड्रॉपर्स बैच चला रहे हैं। ऐसा करता हूं, अपना बैच छोड़ के उस बैच में चला जाता हूं, 11वीं सवर जाएगी। बिगेस्ट ब्लंडर है, बिगेस्ट ब्लंडर। ऐसा कहीं नहीं करना है। आप अपने 6 से 7 महीने बचाने के चक्कर में आगे के 1.5 साल खराब कर रहे हो, आगे के 1.5 साल खराब कर रहे हो, मात्र 6 से 7 महीने बचाने के लिए। और वो 6 से 7 महीनों में ऐसे बकवास चैप्टर हुए हैं, बकवास नहीं कहूंगा सॉरी, ऐसे उन 6-7 महीनों में ऐसे चैप्टर हुए हैं जिनका वेटेज बहुत कम है। तो आप ये सोच रहे हो कि भाई जो मेरी 11वीं की स्टार्टिंग थी वो स्टार्टिंग मेरी खराब हो चुकी है, तो उस स्टार्टिंग को संवारने के लिए मैं ऐसा करता हूं, एक रिवीजन बैच या फिर एक ड्रॉपर बैच में चला जाता हूं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ऐसा नहीं करना है। जिस बैच में हो, जहां पे भी हो, वहीं पे स्टिक रहो, उसी के साथ आगे चलो। हाँ, कहीं पे कुछ चीज ऐसी है कि भाई तुम्हें कुछ चैप्टर्स हैं जो नहीं समझ में आ रहे, उसको आप जाके वहां देख रहे हो तो बात अलग है। ये नहीं कि अपना बैच छोड़ के या फिर अपना कोचिंग छोड़ के दूसरी कोचिंग में भाग रहे हैं कि वहां पे भाई रिवीजन बैच हो रहा है। आपका वो भी बर्बाद होगा जो चल रहा था, आपका पहले वाला भी बर्बाद होगा, इस बात की गारंटी है। तो ये चीजें नहीं करनी हमें कि भाई अब मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा, अब वापस 11वीं रिपीट करूंगा, नहीं। 11वीं के जो आपके शुरू के चैप्टर गए उनका मैंने आपको अभी दिखाया पीछे ग्राफ में, वेटेज भी इतना ज्यादा नहीं है, तो उस पर ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी। आगे जो 12वीं है, तुम ये देखोगे हर एक ग्राफ में जो यहां वाले पोर्शन है इसमें मैक्सिमम 12वीं है। अगर आप देखो ये वाला पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें मैक्सिमम 12वीं है, तो 11वीं की इतनी टेंशन नहीं लेनी अगर नहीं हुई तो। ये वाले चैप्टर, इस वाले पोर्शन में सारी 12वीं के चैप्टर्स है मैक्सिमम। तो अभी जितना हो गया उसको भूलो, उसको थोड़ा थोड़ा जितना मैंने बताया कि इतना इतना कर लो उतना करो, और आगे अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ हमें इस पे चलना है। क्या मेरी बात समझ में आई? सेम अगर मैं इसमें आऊं फिजिक्स में, तो देख लो 11वीं के मात्र यहाँ पे चैप्टर्स हैं और ये सारे चैप्टर्स 12वीं के हैं। तो हम खाली इतने से सही करने के चक्कर में इतने सारे क्यों खराब करें? ठीक है, फील समझ में आ गई होगी। तो ये पहला ब्लंडर है जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं, आपको नहीं करना। दूसरी चीज, कभी भी शीट का कोई सवाल नहीं होता तो उससे डिमोटिवेट मत हो कि भैया मेरे से ये शीट का सवाल नहीं हुआ, मेरे से डीपीपी का सवाल नहीं हुआ। हर एक सवाल होने के लिए नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आई? हर एक सवाल होने के लिए नहीं होता। कई बार सवाल हमें टीचर भी करके देता है, हमसे नहीं हो रहा है, टीचर के पास जाओ, उससे डाउट पूछो, उसने बता दिया, बहुत बढ़िया बात है। अब एक बार अपने आप अटेम्प्ट कर लो। गलती ये नहीं है कि तुमसे नहीं हो रहा, गलती ये है कि तुम्हें कोई सॉल्यूशन बता दे उसके बाद भी तुम ऐसे अटेम्प्ट नहीं कर रहे, वो तुम्हारी गलती है। क्या मेरी बात समझ में आई? पहले उस पर फुल जोर मारना है, ठीक है, जितना मार सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो ट्राई करा, नहीं हुआ फिर उसके बाद टीचर से पूछ लिया, अब हमें आ गया है, अब हमें पता चल गया है, अब उसको एक बार वापस अगले दिन सुबह सुबह उठ के कर लेंगे, जिससे कि हमें वो अब दिमाग में आ गया है कि हमें एग्जाम में सवाल आ रहा है तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? कुछ बच्चे होते हैं डाउट्स पूछ लेते हैं, डाउट पूछ पूछ के रख लिया, अरे भाई सर ने डाउट बताया और मैंने लिख लिया, मेरा डाउट क्लियर हो गया। ऐसे डाउट नहीं क्लियर होता। जब तक तुम उसे घर जाके वापस अटेम्प्ट नहीं करोगे तुम्हारा डाउट नहीं रहेगा, तुम्हें वो वाला सवाल एग्जाम में आ जाएगा, तुमसे वापस नहीं होगा, तो वो डाउट तुम्हारा डाउट ही रह जाएगा। ये बात समझ में आ गई? कभी भी डीपीपीज को मिस मत करना, ये तो मैंने बहुत पहले बता रखा है। डीपीपीज एक ऐसी चीज है जो आपके बहुत ज्यादा रैंक्स ऊपर ले जा सकती है। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आपकी रिवीजन अच्छी होगी। आप ये सोचो कि आप पूरा चैप्टर उठाओगे उसको रिवाइज करोगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए डीपीपी पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। टेस्ट का एनालिसिस, क्या भैया टेस्ट, हम कुछ बच्चों का मेरे पास आया, मैं वहां पे मिलने गया तो कुछ बच्चों ने बोला कि भैया हमारे तो टेस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं और उन ऑनलाइन टेस्ट में ना बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, तो उससे तो हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी जो रैंक आ रही है वो सही आ रही है गलत आ रही है। कुछ बच्चे 300 में से 300 लेके आ रहे हैं। यार हमें मार्क्स से कंपेयर नहीं करना। टेस्ट का एनालिसिस मतलब ये नहीं होता कि मेरे को ये देखना है कि मेरे टॉपर के कितने नंबर आए और हमारे यहाँ लो कितने आए और मैं कितने पे बैठा हूं, ये नहीं देखना हमें। ये तो जेईई में जब जाओगे अपने आप रैंक मिल जाएगी। ये तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है तुमने कि तुम्हें अपने आप अपनी रैंक देखनी है कि एक भैया ऑल इंडिया टेस्ट ले लिया और उसमें हम रैंक देख रहे हैं हमारी कितनी आ रही है। कुछ बच्चे करेंगे चीटिंग, तो क्या तुम उसमें फिर क्या फेयर हो रहा है? नहीं हो रहा। टेस्ट एनालिसिस का मतलब यह होता है कि भाई तुम टेस्ट देके आए, टेस्ट देके आने के बाद तुमने ये चीज देखी कि भाई इस वाले कॉन्सेप्ट का सवाल मेरे को नहीं आता, चैप्टर नहीं कॉन्सेप्ट का सवाल नहीं आता, फिर मैं रिपीट करूंगा। भाई मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट वाला सवाल नहीं आया,
ठीक है, आगे अगर मैं जाऊं तो कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला का टेंजेंट वाला सवाल नहीं आया। तो वो जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, वो सब टॉपिक्स, ये क्या हो गया, वो सारे सब टॉपिक्स आपको एक पेज पे लिख लेने हैं कि भाई एक पेज उठाया मैंने, ये सवाल मेरे से इस टेस्ट में नहीं हुए थे, उस पेज को आपने स्टडी टेबल के सामने लगाया और आपने एक गोल रख लिया कि अगले एक हफ्ते तक ये सारे जो सवाल, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है एक बार रिवाइज कर लूंगा। इतना होता है बस टेस्ट एनालिसिस, इससे ज्यादा नहीं करना होता। ठीक है, साथ ही साथ मैंने शॉर्ट नोट्स के लिए आपको बता ही दिया है कि आपके केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा मस्ट है कि आप हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट में आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इतनी मोटी बुक उठाओ और उसको पढ़ने लग जाओ। जब तक आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेंगे, आप एक बहुत बड़े ग्रुप से आगे होगे अपनी क्लास के, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं। और किसी के साथ शेयर मत करो, कंपटीशन है ये। ठीक है, मैं 10वीं तक बोलता था कि भाई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है, जेई नीट ये सब कंपटीशन है। तो जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं आपको खुद फॉलो करनी है। ये नहीं कि आपने बना दिए शॉर्ट नोट्स और उसको आप दुनिया में बांट रहे हो, नहीं, उसको भी मेहनत करने दो। ये चीज कंपटीशन है, यहां पे थोड़ा हार्श रहो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अपने आप मेहनत करनी है, अपने आप हर एक चीज होगी। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। आई होप आपने सभी के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 11वीं बर्बाद का मतलब पता है क्या होता है? मेरी 11वीं में ही बर्बाद थी, मैंने 12वीं में आके उसको संभाल लिया था। ठीक है, तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, 1 से 1.5 साल अभी बचा है। जनवरी में एग्जाम होगा 2023 में, और वो जनवरी में होता नहीं है, कई बार एक्सटेंड हो जाता है। जनवरी तो एक डेट दे देते हैं वो कि भाई एक टेंटेटिवली इस बार जनवरी में होगा, उसको भी फरवरी मार्च ही मानो। तो अभी 1 से 1.5 महीना है अपने पास, उसमें 12वीं जो है उस पर तो पूरा फोकस रखना है। साथ ही साथ 11वीं में जो मैंने चैप्टर बताया आपको, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे, जो कि हाई वेटेज वाले हैं और लो इनपुट है और हाई इनपुट वाले जो इस तरफ लिखे हुए थे, वो सारे में जो भी 11वीं के चैप्टर थे वो आपको आने चाहिए। इधर जो भी 11वीं के चैप्टर्स थे उनके आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। इतना आपने कर लिया, आपकी 11वीं बहुत आगे है, आप अपनी पूरी क्लास से बहुत ज्यादा आगे हो गए, क्योंकि बच्चे इतना भी नहीं करते। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करना। ठीक है, कोई और डाउट हो मेरे को यार नीचे कमेंट में बताना। वीडियो थोड़ी सी लेट आती है क्योंकि वही चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, कुछ नया मेरे को दिमाग में आता है 11वीं के लिए, तभी मैं उस चीज़ को लाता हूँ। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय, जाओ पढ़ लो, चलो बाय।